हेलो स्टूडेंट, अपेक्स की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक है? सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। जो हमारे भारत का संविधान है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमने चीजें ऐड की हैं भारत के संविधान में, कौन कौन सी कंट्री से हमने कौन कौन सी चीज को ऐड किया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले बात करें तो हमारे सबसे पहले जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कौन कौन सी चीजों को ऐड किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 75% पार्ट, 75% यानी 3/4, हमारे भारतीय संविधान का 75% जो भाग है, 75% भाग या पार्ट हमने कहां से ऐड किया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 75% जो चीजें हैं वो हमने ऐड की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन आ जाए भी हमारे भारतीय संविधान का मैक्सिमम पार्ट कहां से अडॉप्ट किया है, वो 4 ऑप्शन होंगे, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हम बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से संविधान का मैक्सिमम पार्ट वहां से लिया गया है। अगर हम बात करें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाया कौन था? ब्रिटेन की गवर्नमेंट लेकर आई थी इस एक्ट को। कब लेकर आई? 1935 में। तो इसका नाम मर गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन जो ये एक्ट लाया गया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये किसके, जो 1935 के एक्ट में जो लिखा हुआ है वो कौन से बेस पर आधारित है? वो जो चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखी गई हैं, लिखी तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, लेकिन उन्होंने कहां से ली ये चीजें? उन्होंने इन चीजों को अडॉप्ट किया, कहां से कॉपी किया? नेहरू रिपोर्ट से। ये बहुत कम पता होता है स्टूडेंट्स को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो बातें कही गई, जो फीचर्स हैं, वो हमने कहां से लिए हैं? नेहरू रिपोर्ट। पहले तो यह है कि नेहरू रिपोर्ट आई कब? 1928 में। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन आता है भी नेहरू रिपोर्ट का संविधान से क्या रिलेशन है? तो पहले तो नेहरू रिपोर्ट आई कब? 1928 में। क्यों लाई गई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसको लाया कौन? इसका नाम नेहरू रिपोर्ट क्यों लिखा? क्योंकि इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही इस रिपोर्ट को लिखा गया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा नेहरू रिपोर्ट। कब आई? 1928 में। ठीक है, देखो क्या था, हुआ क्या, इस रिपोर्ट को क्या लिखा हुआ था, क्यों आई ये रिपोर्ट? देखो, हमारे ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जब इंडिया को अपनी छत्र छाया हेठ ले लिया था, तो उसके बाद गवर्नमेंट एक्ट पास करती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे पहले क्या था, इस रिपोर्ट से पहले क्या था, एक एक्ट आया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 में ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक्ट लेकर आई थी 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस एक्ट में क्या कुछ था वो हम अलग टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है सोर्स, तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। अब इस एक्ट की जांच किया था, जब ये गवर्नमेंट एक्ट लेकर आई थी 1919 में, उन्होंने कहा था भी 10 सालों के बाद हम इस एक्ट की जांच करेंगे, जो इस एक्ट में बातें कही गई हैं क्या वो सही तरह से भारत में अप्लाई हो रही हैं या नहीं। इस बात की जांच के लिए उन्होंने 10 सालों के बाद क्या था भी, हम एक कमीशन को गठित किया जाएगा। लेकिन 10 साल कब होने थे, इसकी बात करें 10 साल कब हो? 1929 में। लेकिन वो 10 सालों से पहले ही क्या था, कमीशन को गठित किया गया। 10 सालों से पहले यानी कब? 1927 में ही एक कमीशन गठित किया गया। क्यों पहले किया गया? क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन गवर्नमेंट में क्या थी, सरकार बदलने वाली थी, तो उन्होंने सरकार बदलने से पहले क्या था, एक कमीशन गठित कर दिया जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन को गठित किया गया, कब हुआ? 1927 में। इसका नाम साइमन कमीशन क्यों रखा गया? क्योंकि इस कमीशन के जो चेयरमैन थे, जो हेड थे, साइमन कमीशन के जो चेयरमैन थे,
उनका नाम था सर जॉन साइमन। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर कमीशन का नाम गठित हुआ, जिसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। और इसमें मेंबर कितने थे? 7 सदस्य थे इस कमीशन में। ठीक है, इस कमीशन को भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की जांच के लिए भेजा गया था। लेकिन जब यह कमीशन भारत में आया तो भारत में अलग अलग जगहों पर हमारे भारतीय लोगों ने इस कमीशन का बायकॉट किया, विरोध किया। जैसे सभी को पता है, जैसे लाहौर में विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, ऐसे ही लखनऊ, मद्रास, अलग अलग साइडों पर अलग अलग पर्सन्स ने, अलग अलग भारतीय लीडरों ने विरोध किया इस कमीशन का। क्यों किया? क्योंकि इस कमीशन में जो सभी मेंबर थे, जो सातों के सातों मेंबर थे, वो नॉन इंडियंस थे। वो क्या थे? अंग्रेज थे। एक भी पर्सन उसमें भारतीय नहीं था, क्योंकि भारतीय लीडर चाहते थे कि देखो भी, ब्रिटेन गवर्नमेंट अगर कमीशन बना रही है तो उसमें एक भारतीय को भी लेगी, क्योंकि क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अप्लाई हो रहा है वो भारतीय लोगों पर ही हो रहा है, तो उसकी जांच के लिए एक भारतीय मेंबर को भी बिठाना चाहिए था इस कमीशन में। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो सभी के सभी मेंबर गैर भारतीय थे, नॉन इंडियंस थे। तो इसीलिए हमारे भारतीय लीडरों ने इस कमीशन का विरोध किया भी, ऐसा कमीशन को हम नहीं मानते, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आने से हमारे भारतीय लोगों की दशा और भी खराब हो चुकी थी। तो इस कमीशन का जो विरोध देख रहे थे, देखते हुए क्या हुआ, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट में सचिव बैठे थे, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट में जो उनका सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी की पोस्ट पर थे, जिनका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड। ये सेक्रेटरी थे लॉर्ड बर्कनहेड। इन्होंने क्या किया, नवंबर 1927 में हमें कुछ भारतीय लीडरों को चैलेंज किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को चैलेंज किया भी, आप हमें एक संविधान बनाकर दिखाएं अपने देश का। आप देश को तभी चला सकते हैं जब आपको संविधान बनाने की नॉलेज होगी। तो क्या हुआ भी, आप एक संविधान बनाकर दिखाइए हमें, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारी एक शर्त है भी, जो आप संविधान बनाएंगे उनको सभी दल, जितनी भी भारत में सभी पार्टियां हैं, वो माननी चाहिए, वो मान्यता हो, वो सभी माने उस कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर एक भी पार्टी, कोई भी अगर नहीं मानेगा तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिजेक्ट कर देंगे, आपकी मांग को क्या होगा, रिजेक्ट। ठीक है ना। तो ये चैलेंज किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो देखो, अंग्रेज खुद हमें संविधान बनाने के लिए कह रहे थे, तो हम ये मौका क्यों छोड़ते। तो क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आईएनसी ने उनकी इस डिमांड को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है भी, हाँ हम बनाकर दिखाएंगे। लेकिन ऐसा एक नामुमकिन, अगर हम आज की बात करें, जैसे आज हमारे जीएसटी, आधार कार्ड, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉन्च करती है कोई भी स्कीम, तो ऐसा नहीं सभी लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग क्या उसका विरोध भी करते हैं। ठीक है ना। तो सभी लोगों का मानना इम्पॉसिबल है। उसी टाइम क्या हुआ, आईएनसी ने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया भी, हाँ हम आपको एक संविधान बनाकर दिखाएंगे। ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने, आईएनसी ने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी में कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। उनके हेड थे मोतीलाल नेहरू। तो क्या हुआ, 9 सदस्यों ने मिलकर भारत के संविधान का एक प्रारूप, एक तरह से मोटे तौर पर, एक होता है ड्राफ्ट की तरह तौर पर भी पॉइंट्स लिख दिए। प्रॉपर तरीके संविधान नहीं कह सकते हम, लेकिन एक उन्होंने मोटे तौर पर संविधान तैयार कर दिया भी, क्योंकि उन्होंने कोई ट्रायल देना था, दिखाना था भी हम भी संविधान बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ, एक ट्रायल के तौर पर मोटे तौर पर एक संविधान लिखित किया। और क्या हुआ, उस सारे संविधान की क्या हुई, एक रिपोर्ट तैयार कर दी। तो उसी संविधान को क्या नाम दिया गया, नेहरू रिपोर्ट। क्योंकि जो संविधान हुआ तैयार होकर, उसको लिखा किसने था, मोतीलाल नेहरू ने, तो उनके नाम पर ही पड़ गया नेहरू रिपोर्ट। तो 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट तैयार हो गई। और क्या हुआ, कुछ अब तो है नहीं, क्या सभी पार्टी इसको मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो क्या हुआ, इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। और आगे चलकर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, तो हमारी ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी हुई थी उसी को ऐड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसलिए हम बात करें, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम क्या कहते हैं और क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। क्योंकि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो सारी बातें हैं वो कहां से ली गई हैं, नकल की गई हैं। नकल का मतलब है ब्लूप्रिंट। तो कहां से नकल की गई है? नेहरू रिपोर्ट से। तो इसलिए इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है भारतीय संविधान का। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ठीक है ना, एक ब्लूप्रिंट लेना, उसका कॉपी लेनी है एक। ठीक है, अब हम देखेंगे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या बातें हमारे संविधान में लाई गई, ऐड की गई। तो क्या कौन सी चीजें ऐड की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। हमारे अलग अलग स्टेटों में अलग अलग राज्यपाल होते हैं। तो जो हमारे गवर्नर की पोस्ट होती है, जो राज्यपाल का पद है, वो हमने कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने उस चीज को लिया है, उस कंसेप्ट को लिया है, गवर्नर की पोस्ट को। तो क्या है? ऑफिस ऑफ गवर्नर का जो पद है वो हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। सेकंड क्या है? फेडरल सिस्टम। सेकंड चीज क्या है? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मीनिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन, यूनियन या सेंटर, यूनियन को सेंटर भी कहते हैं, यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की पावरों को डिस्ट्रीब्यूट करना, उस चीज को हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या है फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो जो हमने फेडरल सिस्टम है, हमारे देश में जो सेंटर और स्टेट दो तरह की गवर्नमेंट है, उनमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो भी एक कंसेप्ट है। तो वो भी हमने कहां से बोरो किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है द नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनेंस पावर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अध्यादेश शक्ति। देखो ऑर्डिनेंस पावर पहले होती किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन हैव ऑर्डिनेंस पावर, उनके पास होती है। ठीक है ना, ये कब होती है? देखो ऑर्डिनेंस पावर कब यूज करते हैं, हमने राष्ट्रपति में पढ़ाया था। देखो क्या होता है, हमारे पार्लियामेंट में साल में 3 सेशन होते हैं। एक साल में बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है ना, बजट सेशन चलता है फरवरी से लेकर मई तक, मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर, विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर। तो एक जनवरी, जून और अक्टूबर, 3 महीने होते हैं। जनवरी, जून और अक्टूबर में पार्लियामेंट में सेशन नहीं होता, पार्लियामेंट की बैठकें नहीं होती उस महीने में। तो मान लो क्या है, उस वक्त हमें किसी कानून बनाने की जरूरत पड़ गई, तो कानून को बनाने का काम पार्लियामेंट का होता है। तो पार्लियामेंट तो सेशन में नहीं है, तो उस टाइम कौन कानून बनाता है? भारत के प्रेसिडेंट क्या होता है, वो कानून जो भी कोई भी कानून बनाएंगे वो डायरेक्ट लागू हो जाएगा इंडिया पर। तो उसमें उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस पावर। तो ऑर्डिनेंस पावर के कंसेप्ट को भी हमने कहां से बोरो किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है डी, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट हेडिंग फॉलो क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे हमारे यूपीएससी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो कमीशन बना हुआ है कि उनका जो पब्लिक की सर्विसों को क्या करती है, उसकी देखरेख के लिए कमीशन होता है। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये भी हमने कहां से बोरो किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ मेजर कंसेप्ट हमने बोरो किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा देश है। नेक्स्ट आओ, हेडिंग डालो।
नेक्स्ट सेकंड वन इज यूएसए। तो सेकंड हम पढ़ेंगे भी यूएसए, अमेरिका से हमने क्या क्या चीजें बोरो की हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले है फंडामेंटल राइट्स। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कौन सी कंट्री से बोरो की हैं? यूएसए से। ठीक है ना, तो हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? कितने हैं स्टूडेंट्स? 6। तो हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 6। पहले कितने थे जब संविधान लागू हुआ था? तो पहले थे 7। ओके, तो सबको पता है, मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि कौन सा फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। तो हमने कौन से देश से बोरो किए हैं? यूएसए से। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स इस चीज को हम ध्यान से देखेंगे भी, जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। देखो देखो स्टूडेंट, जो हमारे भारत का संविधान है ना, उसके 3 पिलर हैं। भारत के संविधान के 3 पिलर होते हैं। अगर हम बात करें भारत के संविधान के कितने पिलर होते हैं? 3 पिलर्स। द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। तो स्टूडेंट ध्यान से समझना इस चीज को, क्या है, हमारे भारतीय संविधान के 3 पिलर हैं, 3 स्तंभ हैं जिन पर हमारा भारत का संविधान खड़ा है, स्टैंड है। लेजिस्लेटिव जिसे हम बोलते हैं विधानमंडल, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ये तीनों पिलर हैं ये अपने आपस में क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। देखो लेजिस्लेटिव का काम होता है टू मेक लॉ। लेजिस्लेटिव में कौन कौन आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना, तो लोकसभा और राज्यसभा में बात करें तो एक तो अपोजिशन पार्टी, इसमें सभी सारे ऑल ओवर पार्टीज होती हैं इंडिया की। ऐसे तो है जिसकी सरकार है इसमें अपोजिशन पार्टी भी होगी, जिसकी सरकार है वो पार्टी भी होगी, और भी आजाद भी होंगे, सभी तरह के मेंबर्स होंगे लोकसभा और राज्यसभा में। तो उनका काम क्या है? टू मेक लॉ, लॉ बनाना। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें उसमें कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, जिसकी सरकार है, इसमें प्रधानमंत्री और उसके जो बाकी मंत्री होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं। क्या उनका काम क्या है? जो लॉ बनाया है उसको लागू करवाना, टू इंप्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम बात करें जुडिशरी, जुडिशरी की काम क्या है? टू चेक लॉ। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है? देखो हमने बोला इंडिपेंडेंट, देखो एक वर्ड बोले क्या है, देखो तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। अब क्या है अभी एग्जीक्यूटिव जो लागू करती है, एग्जीक्यूटिव कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी लेजिस्लेटिव के मामले में भी। आप कानून ऐसे बनाओ कि मान लो जिसकी सरकार है वो डिसाइड नहीं करेगा भी कानून कैसे बनाना है, वो उनको कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता क्योंकि वो खुद में इंडिपेंडेंट है। वो जब कानून बन गया तो उन्होंने सिर्फ कानून को लागू करना है, इन्होंने कानून को चेक करना है। अब मान लो क्या है जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट। मान लो जुडिशरी अब ला लो इन पर डिपेंड हो। अब मान लो मंत्रिमंडल के अंडर हो जुडिशरी, तो मंत्री तो अपनी फेवर में पक्ष लेंगे। अब मान लो क्या है जुडिशरी, मान लो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी एमपी या एमएलए का केस चल रहा है। मान लो किसी एमपी ने कोई भी उस पर केस चल गया, उसने कोई गलत हरकत कर दी, कोई भी उस पर केस चल रहा है, तो मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट डिपेंडेंट होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला होगा वो एमपी के फेवर में देगी।
वो सुप्रीम कोर्ट को वो डराए धमकाएगा। क्या होगा अगर एमपी, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो कोई भी अगर एमपी या एमएलए है तो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला उसके फेवर में देगी। तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, चाहे वो एमपी है, चाहे एमएलए, चाहे आम नागरिक है, वो सभी के लिए इंडिपेंडेंट है जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए क्या आता है, जो एक कंसेप्ट है जुडिशरी, जुडिशरी किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। मान लो अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड करे तो एग्जीक्यूटिव क्या होगा, अपनी मनमर्जी करेगा, वो जो भी लॉ लगाएगा सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो लॉ अच्छा बना है चाहे बुरा है, सुप्रीम कोर्ट को उसको लागू करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाएगा एग्जीक्यूटिव पर। क्या होगा, एग्जीक्यूटिव के मंत्री होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के क्या करेंगे, हदायत देंगे भी आपको ऐसा फैसला सुनाओ, तो वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं सुनाएगी, वो डिपेंडेंट हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। तो इस बात का कंसेप्ट हमने कहां से बोरो किया है, यूएसए से। ओके, जो तीनों पिलर होते हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं होते भी, ऐसे नहीं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के मामलों में इंटरफेरेंस करे, नहीं, वो अपने तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उन पर कोई भी डिपेंड नहीं रहेगा। तो ये जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है वो हमने कहां से बोरो किया है, यूएसए से। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड देखो क्या है, देखो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, थर्ड क्या चीज है, थर्ड है प्रीएम्बल, यानी प्रस्तावना। ठीक है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, प्रीएम्बल क्या चीज होती है, जैसे हमारे किसी भी बुक में क्या होता है, स्टार्टिंग पेज में समरी होती है, उस बुक के बारे में लिखा होता है इस बुक में क्या कुछ होगा, फिर हमारी जो क्या है प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल में क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें भारत में बताया गया भारत किस तरह का देश है, इसमें भारत की एक परिभाषा दी गई है, वे हमारे भारत, जो हमारा भारत देश है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए कौन है, प्रीएम्बल में ये बातें कही हुई है। ठीक है ना, जब भी हम संविधान की जो ओरिजिनल बुक है, किताब है, उसको खोलते हैं सबसे पहले प्रीएम्बल वर्ड आता है। प्रीएम्बल में उसकी पूरी इंट्रोडक्टरी दी हुई है भारतीय संविधान की, जो हमारा भारत होगा वो कैसा होगा। हमारा भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक रिपब्लिक कंट्री है, एक सॉवराइन कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर जस्टिस न्याय मिलता है, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सभी इक्वल लेवल पर मिलता है। तो सभी भारत देश कैसा होगा उसकी पूरी परिस्थिति को प्रीएम्बल में बयान किया हुआ है। ठीक है ना, तो जो प्रीएम्बल है वो हमने कौन से देश से बोरो किया है, यूएसए से। जो प्रीएम्बल की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल जो कंसेप्ट है वो भी हमने किस देश से बोरो किया है, यूएसए से। फोर्थ वन देखते हैं हम क्या है, द फोर्थ वन इज फोर्थ वन क्या है, जुडिशियल रिव्यू। ये हमने सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में भी पढ़ा था, आप नहीं पढ़ा तो आप सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर्स को देखिए। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है, रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देखना। क्या होता है, देखो जो विधान पालिका होती है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है। तो विधान पालिका और कार्यपालिका कोई भी जो काम करेंगे उस काम को पहले उस काम को चेक कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी। तो उसको पास कौन सी पावर है, जुडिशियल रिव्यू। तो विधान पालिका और कार्यपालिका में किए गए काम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका रिव्यू किया जाता है, तो वो के कंसेप्ट है, उसे बोलते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। तो वो भी हमने कौन से देश से बोरो किया है, इन यूएसए। ओके स्टूडेंट्स, जो विधान पालिका और कार्यपालिका के जो काम हैं उनको रिव्यू करना, उनके काम को देखना दोबारा भी ठीक तरह से हुआ है क्या नहीं हुआ, उसको क्या है सुप्रीम कोर्ट देखती है इन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वो भी हमने किस देश से बोरो किया है, यूएसए से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्टूडेंट्स क्या है, नेक्स्ट है स्टूडेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे
जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो रिटन फॉर्म में है। तो ये भी एक कंसेप्ट है, जो हमारे भारत का संविधान होगा वो एक लिखित होगा, एक रिटन फॉर्म में है। तो क्या है, अगर हम बात करें तो रिटन फॉर्म में जो हमारा संविधान है वो भी हमने कंसेप्ट कहां से बोरो किया है, यूएसए से। देखो स्टूडेंट, अगर बात करें ना अभी दुनिया का सबसे पहला देश कौन है जिसने अपना जो संविधान है वो लिखित रिटन फॉर्म में लिखा, तो वो यूएसए ही था। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो हमने यूएसए से बोरो किया है। अगर मैं बात करूं अनरिटन, भी किस देश का संविधान अनरिटन है, अनलिखित संविधान है, बहुत से देशों का है वैसे तो स्टूडेंट्स, भी कौन से देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, तो वही जिसने हमारे देश पर गुलामी की है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश, ठीक है ना। तो जो यूके का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अनरिटन है। तो स्टूडेंट्स ये अनरिटन का मीनिंग क्या? अनरिटन का मीनिंग अभी कहीं पर भी संविधान लिखा नहीं हुआ, क्या ऑरल फॉर्म में है। देखो यूके में भी क्या है, यूके में भी अब वो देश के प्रशासन को चलाते हैं। तो किसी भी देश के प्रशासन को चलाने के लिए वो संविधान के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। तो वहां पर भी सरकार है, तो वहां पर जो सरकार है वो कैसे चलती है, अगर वहां पर संविधान ही नहीं है। तो वैसे देखो अनरिटन का मीनिंग ये नहीं होता भी लिखा नहीं हुआ। मैं पहले दोनों वर्ड का क्लियर करता हूं, एक होता है अनरिटन और रिटन। देखो रिटन का मतलब है भी जो वर्ड, देखो अब अगर हम बात करें जो हमारे भारत का संविधान है, मान लो आपने हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, तो उसके लिए भारत सरकार की तरफ से एक स्पेशल बुक है, तो उसमें ही हमारे भारत का पूरा कंप्लीटली तौर पर संविधान ऐड है ना, उसमें सारा संविधान बाउंड हुआ है। लेकिन अनरिटन का मतलब होता है सभी चीजें एक ही बुक से, एक ही किताब से ना मिले। मान लो क्या है, जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो अलग अलग किताबों में बाउंड किया हुआ है। कुछ जैसे संविधान का भाग है, मैं फिर 3 किताबें हैं, मान लो ए, बी और सी, ऐसे भी मान लो 3 बुक्स हैं। कुछ संविधान का पार्ट इसमें है, कुछ संविधान का पार्ट इसमें है, कुछ संविधान का पार्ट इसमें है। तो क्या है, अलग अलग बुक्स में उसमें बाउंड किया हुआ है। तो उसकी एक प्रॉपर तौर से एक रिटन फॉर्म में प्रॉपर उसको रिटन तौर पर नहीं लिखा हुआ है, तो हम अनरिटन ही बोलेंगे ना। उसका एक प्रॉपर तौर पर उस सारी बुक बाउंड तो नहीं किया हुआ, अलग अलग बुक्स में उसका एक कंसेप्ट मिलता है। तो क्या उसमें जो उसकी रिटन फॉर्म है वो कंप्लीटली तौर पर प्रॉपर नहीं लिखी गई, तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं अनरिटन। ऐसा नहीं, लिखा तो हुआ लेकिन उसमें कोई बाउंड नहीं है। जैसे हमारे तो भारत के संविधान की सिर्फ एक ही किताब है, उसमें ही होगा ना, ऐसे तो नहीं अलग अलग किताबें, पर उसमें क्या है अलग अलग जगहों से हमें यूके का संविधान पढ़ने को मिलता है, तो इसलिए हम बोलते हैं अनरिटन, ठीक है ना। तो हमने हमारे जो इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट है वो हमने यूएसए से बोरो किया है, लेकिन यूके का कौन सा है, अनरिटन कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या चीज बोरो की है यूएसए से। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या चीज है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है ना। देखो रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है, उनके पद को हटाया जा सकता है, उनको पद से हटाया जा सकता है। पहले तो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है किसके द्वारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति के पास पावर है जजेस को रिमूव करने की। तो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी रिमूव हो सकते हैं अपने पद से। तो जो ये वाला कंसेप्ट है वो भी हमने किस देश से बोरो किया है, यूएसए से। तो हमने पढ़ा भी है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जो जजेस को कैसे हटाया जाता है, उन पर इंपीचमेंट प्रोसेस लगता है, वायलेशन होता है तो बिलिंग वगैरह पास होती है, लोकसभा राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास। तो हमने सारा प्रोसेस देखा हुआ उसमें, तो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना,
वो भी हमने किस देश से बोरो किया है? यूएसए से। नेक्स्ट देखो क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हेड ऑफ स्टेट। देखो यहां पर जो स्टेट वर्ड होते हैं ना पॉलिटी में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कंट्री शब्द का यूज नहीं होता, कंट्री वर्ड यूज नहीं किया गया। वहां पर कंट्री के लिए वर्ड यूज करते हैं स्टेट। स्टेट का मीनिंग होता है पूरा देश, देश की बात होती है। तो हमारे जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। तो हेड ऑफ स्टेट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है। अगर हम बात करें हेड ऑफ गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्रधानमंत्री और स्टेट के हेड होते हैं राष्ट्रपति। तो हमारी जो स्टेट का हेड होगा वो राष्ट्रपति होता है। तो ये भी एक कंसेप्ट है, ये भी हमने बोरो किया यूएसए से, क्योंकि उनकी भी हेड का स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है वहां पर, ठीक है ना। तो हमारे जो स्टेट का हेड होगा वो राष्ट्रपति होगा। ये बात हमने कहां से बोरो की है? यूएसए से। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्या है? महाभियोग। क्या जो प्रेसिडेंट पर इंपीचमेंट होती है, जो प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है, तो हम राष्ट्रपति को भी अपने पद से हटाया जाता है ड्यू टू इंपीचमेंट, जब उस पर महाभियोग चलता है। तो जो प्रेसिडेंट का जो इंपीचमेंट का कंसेप्ट है वो भी हमने कहां से बोरो किया? यूएस। तो हमने पढ़ा हुआ भी प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट प्रोसेस, प्रेसिडेंट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसके लिए आर्टिकल कितने हैं? कौन से आर्टिकल में इसकी इंपीचमेंट के बारे में? आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट के बारे में बताया गया। भी इंपीचमेंट का मतलब है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, उसको हटाने का जो प्रोसेस है वो सारा आर्टिकल 61 में कैसे हटाना है, कैसे बिल पास होता है, किस मेजॉरिटी से होता है, सब हमने डिस्कस किया है। तो जो इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है वो भी हमने कहां से बोरो किया है? यूएसए से। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हमारे जो उपराष्ट्रपति का पद है, हमारे भारत में भी उपराष्ट्रपति होता है, वहां यूएसए में भी उपराष्ट्रपति की पोस्ट है। तो जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो भी हमने किस देश से बोरो किया है? यूएसए से। और उपराष्ट्रपति हमारा कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 63। भी भारत में हमारा एक उपराष्ट्रपति होगा या होना चाहिए, एक पद होगा। ये बात कहां पर लिखी हुई? आर्टिकल 63 है भारत के वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो भी हमने बोरो की है इन द कंट्री ऑफ यूएसए, यूएसए से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया है, इस चीज को हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड कौन सी कंट्री है? ब्रिटेन। ठीक है, यानी यूके। तो ये हम पढ़ेंगे मैंने ब्रिटेन या यूके से संविधान की किन किन चीजों को बोरो किया है। तो सबसे पहले, ठीक है, तो फर्स्ट वन देखते हैं हमने क्या चीज बोरो की है ब्रिटेन से। तो लिखो स्टूडेंट क्या है ब्रिटेन से? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है ना, एकल नागरिकता। जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो हमने बोरो किया है यूके से, ठीक है ना। जैसे हमारे इंडिया में देखो स्टूडेंट, इंडिया में कौन सी सिंगल सिटीजन, ऐसे तो है नहीं
कि हमें इंडिया की अलग से नागरिकता लेनी पड़े और यूपी, जैसे मान लो यूपी या बिहार में रहते हैं तो उसमें अलग नागरिकता लेनी पड़े, तो वो तो दोहरी होती है ना। जैसे यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, एक तो यूएसए ओवरऑल कंट्री की सिटीजनशिप मिलेगी, एक आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट की भी आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, तो वो क्या होगी, डबल। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। तो जो ये वाला कंसेप्ट है हमने कहां से बोरो किया है, ब्रिटेन से, ठीक है ना। तो अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो इसके लिए पार्ट नंबर कितना है, पार्ट नंबर 2, और आर्टिकल कितने हैं, 5 से 11। तो पढ़ेंगे हम सिटीजनशिप के बारे में भी जब आएगा, तो आर्टिकल सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमने बोरो किया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। हमारे जो भारत में गवर्नमेंट है वो किस तरह की है, इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट के वैसे तो कई फॉर्म्स होती हैं, लेकिन मेजर 2 फॉर्म्स होती हैं। एक तो होती है गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है ना। देखो अगर हम बात करें, 2 तरह की गवर्नमेंट होती हैं, कौन सी, एक तो होती है पार्लियामेंट्री, एक होती है प्रेसिडेंशियल। देखो हमारे भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री है। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब क्या है, हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब है हमारे 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ब्रिटेन में भी वहां पर 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। एक हमारे कौन है, पार्लियामेंट में राष्ट्रपति है, उनका वहां पर जो वंश चल रहा है ब्रिटेन का, किंग क्वीन चलते हैं ना। एक तरफ तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट भी और एक तरफ उनपे ब्रिटिश राज भी चल रहा है, जो क्वीन या राजे महाराजा का भी राज चल रहा है, अभी भी आज भी चल रहा है। तो क्या है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ठीक है ना। जैसे ब्रिटेन में एक तरफ तो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, एक तरफ क्या है, ब्रिटिश क्राउन, उनका आज भी वहां पर अस्तित्व है, लेकिन वो क्या है, नाम मात्र है। ज्यादा पावर किसके पास है, ब्रिटेन। वैसे ही हमारे इंडिया में क्या है, इंडियन गवर्नमेंट, और एक तरफ कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हैं। तो ये क्या हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म हो गई। तो ये सारी फॉर्म है। अगर हम प्रेसिडेंशियल की बात करें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पर है, यूएसए, क्योंकि यूएसए में जो राष्ट्रपति है उसके पास ज्यादा पावर है, लेकिन हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं ज्यादा पावर होती, वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। तो हमारे कौन सी फॉर्म गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। पार्लियामेंट्री का मतलब हमारे 2 हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस है। ऐसे ही ब्रिटेन में भी है। और हमारे क्या है, एक राष्ट्रपति है, उनके क्या है, वहां पर किंग या क्वीन है, बस एक बात है। तो जो ये कंसेप्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म का, ये भी हमने कहां से बोरो किया है, इन द ब्रिटेन गवर्नमेंट, यूके से। ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट क्या चीज है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है स्टूडेंट, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। देखो रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है। देखो हमारे देश में अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट टाइम की, मैं आपसे पूछूं भी हमारे भारत में किसका राज है, किसका राज है सबसे, तो हम कहेंगे कानून राज है। हमारे भारत में कानूनी राज है ना। अगर मान लो, चलो हम पहले की बात करते हैं, भारत के आजादी से पहले की बात करें, मान लो जैसे जब अकबर था, जब अकबर भारत का शासक था, तो जब अकबर के टाइम में हम क्या बोलेंगे, वहां पर क्या बोलेंगे हम, द रूल ऑफ अकबर। क्योंकि अकबर के टाइम में किसका राज था, अकबर का खुद का राज था, वहां पर हम क्या बोलेंगे, रूल ऑफ अकबर। भाई अकबर का राज था उस टाइम, क्योंकि अकबर जो भी कानून कुछ भी अनाउंस मुंह से बोलना अनाउंस करता था, वो पूरे भारत पर अप्लाई होता था, क्योंकि वो शासक था भारत का। ऐसे अब क्या है, अब भारत का राज किसके पास है, लॉ, क्योंकि कानून से ऊपर तो किसी का राज नहीं है ना। प्रधानमंत्री वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो तो 5 सालों के बाद बदलती है। तो सबसे ऊपर किसका हमारे भारत में रूल किसका चलता है, लॉ का। तो हम कहेंगे रूल ऑफ लॉ। ओके, तो हमारे भारत में कानूनी राज है।
तो जो हमारे भारत में कानून का राज होता है, ये बात हमने की है ब्रिटेन से। ओके, अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो रूल ऑफ अकबर, जब हमारे बाबर था, रूल ऑफ बाबर, वैसे, ठीक है ना ये चीज। ओके, अगर हम बात करें जब हमारे अंग्रेज आए हैं भारत पर, इन्होंने शासन किया, तो हम क्या करेंगे, रूल ऑफ ब्रिटिशर, ब्रिटिशों का राज था। उस टाइम कानून का राज तो नहीं था, जो ब्रिटिशर हमारे पर हम पर अप्लाई करते थे हमको मानना पड़ता था। तो आज हम क्या है, जो कानून हमको कहेगा वही हम मानेंगे, कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ। तो ये कंसेप्ट बोरो किया हमने यूके से। आगे देखो क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ कैग। नेक्स्ट क्या चीज है, कैग। देखो क्या है, जो हमारे देश में कैग का पद है, कैग का मीनिंग क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखो इसका क्या है, कैग का की, तो स्टूडेंट्स क्या है, ऑफिस ऑफ कैग। कैग क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम बोलते हैं महालेखा परीक्षक, जो भारत सरकार का अकाउंट्स, एक तरह से हम बोल सकते हैं अकाउंटेंट, जो अकाउंट के बारे में देखता है। तो इसकी रिपोर्ट को चेक कौन करती है, कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका लीडर होता है अपोजिशन पार्टी का लीडर, इसका हेड होता है। तो वो क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट को चेक करके भारत के राष्ट्रपति को सौंपती है। तो क्या है, जो हमारे कैग की जो पोस्ट है, जो पद है, वो हमने बोरो किया है यूएसए से, ठीक है ना। तो क्या है, इसके लिए आर्टिकल कितना है कैग के लिए, आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में क्या है, भारत के महालेखा परीक्षक के बारे में बात की गई है। तो ये वाला कंसेप्ट हमने कहां से बोरो किया है, यूके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट क्या चीज है, नेक्स्ट है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्या चीज है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। देखो बाई का मतलब होता है दो, कैमरल द्विसदनीय विधानमंडल। तो हमारे बाई कैमरल का लेजिस्लेचर क्या, हमारे भारत में दो हाउस हैं, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। तो ये क्या है, अगर हम बात करें हमारे एक ही हाउस होता है, यानी कला लोकसभा होता, तो हम क्या बोलते हैं, यूनिकैमरल। यूनि का मतलब एक, बाई का मतलब होता है दो, द्विसदनीय, दो सदन है हमारे बाई कैमरल का मतलब, एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। वैसे ही ब्रिटेन में भी यही चीज है, लोकसभा जिसे वहां बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन, एक होती है राज्यसभा वहां पर भी। तो क्या है, जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट है वो भी हमने बोरो किया है यूके से, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमने क्या बोरो किया है ब्रिटेन से, नेक्स्ट देखो क्या स्टूडेंट्स क्या है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जो हमारे प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, जब तक उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त है, लोकसभा की सीटें ज्यादा प्राप्त हैं, बहुमत प्राप्त है, तब तक तो वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के ओहदे पर विराजमान है। जब उनके पास लोकसभा का बहुमत नहीं रहेगा तो उन्हें अपनी क्या है, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये जो सारे फंक्शन है, प्रॉपर जो फंक्शन है, वो भी हमने कहां से बोरो किया है, ब्रिटेन से, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। भी लोकसभा के स्पीकर के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, जितनी भी हम पढ़ेंगे, जब लोकसभा के स्पीकर के बारे में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट अलग से, तो लोकसभा के स्पीकर के पास जितनी भी पावर्स हैं, तो वो जो पावर आई हैं वो हमने कौन से देश से ली है, यूके से। तो लोकसभा के स्पीकर के पास जो पावर्स होती हैं वो भी हमने कंसेप्ट कहां से बोरो किया है, ब्रिटेन से।
ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमने कहां से बोरो किया है, ब्रिटेन गवर्नमेंट से, ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या देखा है ब्रिटेन में। तो ये था सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ऑफिस ऑफ कैग, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या बोरो किया ब्रिटेन से, द लास्ट वन इज रिट्स। जो हमारे रिट्स का कंसेप्ट है वो भी हमने बोरो किया है ब्रिटेन से। देखो अब स्टूडेंट ये रिट क्या होती हैं, देखो क्या होता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, गलत यूज हो रहा है, हमसे छीने जा रहे हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर रिट इशू कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। ये 5 तरह की रिट्स होती है। जब हम पढ़ेंगे ना पूरा प्रॉपर, तो पहले तो क्या बात है, टोटल रिट्स होती कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रिट्स ये होती हैं 5। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स में। तो रिट्स क्या होती हैं, भी जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट, नॉट इन लोअर कोर्ट, सीधे जाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट इशू कर सकते हैं। ये हमारे पास एक अधिकार है, हमारा राइट। ठीक है ना, तो क्या है, अगर हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट इशू करनी है तो उसके लिए है आर्टिकल नंबर 32। अगर हमने हाई कोर्ट में रिट इशू करनी है तो उसके लिए आर्टिकल है 226। हम पढ़ेंगे रिट्स क्या होती है वहां अगले कंसेप्ट में, तो आप थोड़ा बहुत समझिए, जितना भी समझ आ रहा है आपको। तो रिट्स क्या है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ रिट इशू कर सकते हैं। अभी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स हमसे छीना जा रहा है, तो वहां रिट फाइल हो जाएगी। ठीक है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट में करनी है तो आर्टिकल 32 में उसका प्रोसेस लिखा हुआ है, अगर हाई कोर्ट में करनी है रिट इशू तो आर्टिकल 226 में उसका प्रावधान है। तो ये था रिट का कंसेप्ट, कहां से बोरो किया हमने, ब्रिटेन से। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी कंट्री है। तो हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सेकंड हमने पढ़ा यूएसए से क्या बोरो किया है, थर्ड हमने पढ़ा ब्रिटेन। अब देखते हैं हम फोर्थ कंट्री कौन सी है, कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या बोरो किया है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है ना, देखो स्टूडेंट्स क्या है पहले, ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, कनाडा से बात करें अगर हम, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो स्टूडेंट्स क्या है, देखो अगर हम अकेले फेडरल की बात करें, अगर मैं बात करूं भी, हमने जो फेडरल सिस्टम था या फेडरेशन सिस्टम था वो तो हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फेडरल का मतलब क्या है, मैंने बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट। देखो फेडरल का मतलब मैंने बता दिया भी, एक तरफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की पावरों का डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन अब मान लो वैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है ना, ये जो सिस्टम है अभी हमारे 2 तरह की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, वो तो हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, सेंटर। अगर हम बात करें हमारे भारत में फेडरल सिस्टम है, लेकिन फेडरल सिस्टम के साथ साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी गवर्नमेंट है, विद सेंटर। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 2 तरह की गवर्नमेंट है इंडिया में,
तो हमारे फेडरल सिस्टम है। लेकिन ज्यादा स्ट्रांग कौन है, ज्यादा पावर किसकी है? मान लो अगर कल को कुछ भी देश में परिस्थिति खराब हो जाए तो सारी पावर किसके पास आ जाती है? स्ट्रांग सेंटर के पास। कब? जब इमरजेंसी हो जाए। तो क्या है? फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर। भी फेडरेशन सिस्टम भी है और साथ में हमारा जो सेंटर है वो ज्यादा स्ट्रांग है स्टेट के कंपैरिजन में। तो वो कंसेप्ट बोरो किया है कनाडा से हमने, ठीक है ना। अकेला फेडरल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लेकिन फेडरल के साथ भी सेंटर की पावर ज्यादा स्ट्रांग है, वो हमने बोरो किया है कनाडा से। तो फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर। तो अकेले अगर फेडरेशन सिस्टम आ जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगर विद वर्ड आ जाए स्ट्रांग सेंटर तो वो किया है कनाडा से। ठीक है। सेकंड देखो क्या है, रेजिडुअरी पावर गिवन टू द सेंटर। रेजिडुअरी पावर गिवन टू द सेंटर। देखो स्टूडेंट अब इसका क्या मीनिंग है। देखो हमने पहले बात की थी हमारे 3 तरह की लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। देखो सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होंगे उन पर कानून कौन बनाएगी? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में लिखे होंगे उन पर कानून कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। जो कंसेप्ट जो सब्जेक्ट कॉन्करेंट में लिखे होते हैं उन पर यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट दोनों बना सकती है, ठीक है ना। जैसे हम रेलवे की बात करें तो रेलवे के रिलेटेड कोई भी अगर लॉ लेकर आना है, कोई भी कानून बनाना है तो उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। तो वो कौन सी लिस्ट में आएगा? यूनियन में। तो ऐसी लिस्ट बनी हुई थी। लेकिन जो मान लो जो सब्जेक्ट, मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है ना तो वो यूनियन लिस्ट में है, ना ही वो स्टेट लिस्ट में है, ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तब उस सब्जेक्ट पर कानून बनाने की पावर किसके पास होती है? ओनली सेंटर के पास। तो वो सारा सेंटर में आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो मान लो जिस सब्जेक्ट के बारे में ना तो सेंट्रल लिस्ट में लिखा हुआ है, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट में, तो जो उस सब्जेक्ट को छोड़कर जितने बाकी और सब्जेक्ट हैं उसे बोलते हैं रेजिडुअरी पावर। तो उस पर कानून कौन बनाती है? वो किसके पास होते हैं? सेंटर के पास। तो ये जो कंसेप्ट है वो हमने बोरो किया है कनाडा से। थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। देखो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। भी जो हमारे स्टेटों के गवर्नर होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। जो हमारे स्टेट के अलग अलग गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कर्ता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। ये तो पता ही है ना। जो हमारे स्टेट गवर्नर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और कर्ता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। तो ये जो फंक्शन है वो हमने कहां से बोरो किया है? कनाडा से, ठीक है ना। ऐसे तो है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं अपॉइंट करती ना गवर्नर को, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जो उस स्टेट में गवर्नर नियुक्त करना है, और उसको करता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। तो ये जो फंक्शन है हमने बोरो किया है कनाडा से। नेक्स्ट है डी। नेक्स्ट कौन सी ऑप्शन है? डी। डी क्या है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो स्टूडेंट्स क्या है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो क्या है एडवाइजरी, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का क्या मीनिंग है? देखो एडवाइजरी का मतलब होता है कि मान लो कि अगर प्रेसिडेंट को कोई भी आपत्ति आ जाए देश में तो वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसको एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, प्रेसिडेंट उनसे किसी भी टाइम पर एडवाइस ले सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर होती है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। उसके पास अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस देने का, लेकिन उस एडवाइस को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है। वो उस पर थोपा नहीं गया, उस पर क्या है?
थोपा नहीं जाता भी आपने जो हमारे एडवाइस दिया वो माननी ही पड़ेगी, ये जरूरी नहीं होता। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में भारत के राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन। तो जो ये कंसेप्ट होता है वो कहां से बोरो किया हमने, कनाडा से। तो क्या है, जो राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट इन एनी मैटर। भारत का राष्ट्रपति सलाह कर सकता है किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये का बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, लेकिन वो जो एडवाइस है वो बाध्य नहीं है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देती है वो किस बेस पर देती है, ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन। उसके पास पावर है एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन की। तो ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने बोरो किया है कनाडा से। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसी टॉपिक को, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम देशों के बारे में पढ़ेंगे, हमने कौन कौन देशों से कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट की हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।